Hello my dear students, welcome back to my channel Scholar Spot. Today in this video we are going to continue the chapter of supply analysis. So in this video we are going to discuss the determinants of supply. So as we have discussed in the chapter of demand analysis that there are certain factors that affects the demand, right? So in the same manner we have certain determinants that affect the supply in the market. So in this session we are going to understand them one by one. तो हम लोगों ने डिमांड एनालिसिस में भी डिस्कस किया हुआ है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड पे एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से डिमांड मार्केट में इफेक्ट होता है। कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। सेम वे में अगर आप सप्लाई की बात करो तो सप्लाई भी किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सप्लाई प्राइस पे डिपेंड करेगा, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड या सप्लाई पे इफेक्ट क्रिएट करते हैं। करेक्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो कंसिडर किया जाता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सो इफ वी सी फ्रॉम अ सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्राइस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, सपोज करो अगर आप सेलर हो तो आप कोई भी प्रोडक्ट कब सेल करोगे? जब आपको उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू मिले, जब आपको उसके लिए सबसे ज्यादा प्राइस मिले। करेक्ट, बिकॉज जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। ओके, और जितना उसका प्राइस कम हो जाएगा यू विल बी अनविलिंग टू सेल योर प्रोडक्ट। सो दैट इज वाई वी कंसिडर दैट प्राइस हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, जैसे डिमांड में हमने डिस्कस किया था कि प्राइस और डिमांड का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई के केस में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्यों? बिकॉज जैसे ही प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगी, और जैसे ही प्राइस कम हो जाएगा सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड फैक्टर है आपका, सेकेंड डिटर्मिनेंट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इफ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, तो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप अपने बिजनेस में अडॉप्ट करोगे उतना ही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होता है मतलब प्रोडक्शन के लिए, सामान बनाने के लिए जितना आपको कॉस्ट लग रहा है वो अगर आपका रिड्यूस हो जाए तो आप क्या अर्न कर सकते हो? यू कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट? बिकॉज आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लग रहा है लेकिन आपका सेलिंग प्राइस आप रख सकते हो अपने हिसाब से, जिसकी डिमांड जितनी ज्यादा है प्रोडक्ट की मार्केट में उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस फिक्स कर सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब कम होगा? जब आपके पास अच्छे से अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी। सो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई। ओके, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट होता है सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अगर आ गई तो इससे क्या होगा? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपका फैक्टर प्राइस बढ़ जाता है तो आपका अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो आप सामान ज्यादा नहीं बनाओगे। क्यों बनाओगे? आपको जब पता है कि रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया है तो आप अपना प्रोडक्शन लिमिटेड कर दोगे, और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो आपके पास सेलिंग के लिए गुड्स भी अवेलेबल नहीं होंगे, जिसके वजह से सप्लाई अल्टीमेटली कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सारी फैसिलिटीज जो हमें जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, सप्लाई में, जैसे कि हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एक्सेट्रा, राइट? सो if these factors are not there, if the infrastructure is not good, if you have if you do not have proper communication network, proper power channels, proper electricity, okay, if you do not have proper road to transport your material, so what will happen? It will ultimately influence the production process, correct? Because इससे क्या होगा, जहां पर नीड है, जहां पर डिमांड है प्रोडक्ट्स की, वहां पर वो टाइमली नहीं पहुंच पाएंगे और जिस वजह से शॉर्टेजेस हो जाएगी। और इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपकी बेस्ट हो, आपके पास अच्छे से अच्छा ट्रांसपोर्ट कनेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड कंटिन्यूसली होना चाहिए, जिस वजह से कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रोडक्शन प्रोसेस पे ना पड़े और कंटिन्यूसली आप सप्लाई कर सको। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है?
कि जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, जैसे टैक्सेशन हो गई, सब्सिडीज हो गई, इंडस्ट्रीज के लिए कुछ पॉलिसीज हो गई, इसके वजह से कभी भी हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि इसके वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा ही हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस पे, बिकॉज दीज पॉलिसीज मे encourage और discourage प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट पॉलिसी measures. So we need to consider that whatever government policies are being implemented, it should have a positive impact on the policies of the production. Okay, जो भी हम लोगों का सप्लाई है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इस तरीके से हमें हमारी प्लानिंग करनी होती है, फैक्टर्स को यूज करना, प्रोडक्शन को कैसे करना है। ओके, बिकॉज गवर्नमेंट का तो आप रूल चेंज नहीं कर सकते, राइट। आपको क्या मॉडिफाई करना होगा, आपकी स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करनी होगी, जिसकी वजह से आप अपना प्रोडक्शन अच्छा रख सको, ऑप्टिमम रख सको। गवर्नमेंट पॉलिसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव होगा, मतलब वो आपके लिए फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपनी स्ट्रैटेजीज इतनी स्ट्रांग रखनी है, ऐसी रखनी है कि जिससे आपके प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट इज नेचुरल कंडीशंस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं, जैसे कि आपका फूड हो गया, वेजिटेबल हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, ठीक है, तो इसका का सारा प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचुरल कंडीशंस पे। जैसे कि अगर अच्छा मॉनसून होगा तो अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी, जिसकी वजह से हमारे हार्वेस्ट भी अच्छी होगी, और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सप्लाई है वो भी बेटर होगा। ठीक है, लेकिन अगर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है तो उससे क्या होगा, हम उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। आपके हाथ में थोड़ी है कि आप वेजिटेबल्स कल्टीवेट करो, फूड ग्रेन्स कल्टीवेट करो, ठीक है, बिकॉज इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द मॉनसून एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट। सो optimum level of understanding should be there, optimum like climatic conditions should be favorable, because this will help you in good harvest, and ultimately the agricultural product should be supplied properly. Okay, so this is about the natural conditions. So natural condition has an impact on the agricultural products that can ultimately increase the supply of those products, or they can decrease the supply of those products. So next is future expectations about price. नाउ इफ यू फील कि अगले मंथ अगर ऑयल का प्राइस बढ़ने वाला है तो आप क्या करोगे, आप उसका स्टॉकिंग कर लोगे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर भी कभी कभी क्या करता है, वो ये सोचता है कि मेरे गुड्स के लिए मुझे अच्छी प्राइस वैल्यू मिले, अच्छा पैसा मिले, तो वो गुड्स की स्टॉकिंग करने लग जाता है, वो गुड्स को होर्डिंग में रख देता है, होर्डिंग करना शुरू कर देता है, जो कि इलीगल होता है। वो इसलिए ऐसे करते हैं ताकि शॉर्टेज क्रिएट हो मार्केट में, डिमांड बढ़े, और जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तब सेलर उसको कितने भी प्राइस पॉइंट पे बेचे, लोग उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, राइट। तो इसी वजह से अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि फ्यूचर में उसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो आप इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज करोगे, जिसके वजह से प्रेजेंट में उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये 7 पॉइंट के अलावा हम लोगों के पास और काफी सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें आता है नेचर ऑफ मार्केट, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि नेचर हो गया, मार्केट कैसा है, ठीक है, उधर के प्राइजेस कैसे हैं, दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस कैसे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पॉलिसीज क्या है। ऐसे हो सकता है कभी कभी कि अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर दे, इफ यू डू मोर एक्सपोर्ट, सो व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट द शॉर्टेज इन योर ओन कंट्री। ठीक है, सो वी हैव टू channelize it accordingly. If you are doing the export, so you should make sure that you are having sufficient amount of goods and services in your own country, right? तो जिसके वजह से एक बैलेंस मेंटेन हो। ओके, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से हम लोगों का सप्लाई पे इफेक्ट आता है, देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस की वजह से इंपैक्ट आता है, और काफी सारे ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनकी अवेलेबिलिटी की वजह से भी सप्लाई पे इफेक्ट हो सकता है। अगर अच्छे खासे आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, अगर वो टाइम पे आपको मिले, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो प्रोसेस होगा प्रोडक्शन का वो ऑप्टिमम लेवल पे आप कर सकते हो, जिसकी वजह से सप्लाई आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स अगर फेवरेबल हो तो सप्लाई कमोडिटी का ज्यादा होगा, अगर फेवरेबल ना हो, वो अनफेवरेबल हो, तो शायद से सप्लाई की कमोडिटी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल गो less. Okay, so this is all about the determinants of supply. I hope you have understood these all 8 points. Please revise it again and again. If you have any doubt, any query, then you can ask your question in the comment section. Thank you for watching. Thank you so much. If you find this useful, then please do like, share and subscribe. Thank you so much.